दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं अति लागू त्रि प्रश्न। ठीक है दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो मैं एक मॉडल सेट लाया हूँ आपके लिए, इसके सारे अति लघु त्रि प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ मैं। देख सकते हो आप इतने 5, यानी कि टोटल मैं ये अथवा में भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके भी अतुलगी उत्तरी के आंसर लेके आया हूँ आपके लिए। इसीलिए आपको हर मॉडल पेपर या हर मॉडल सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये 2024 का मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कराना चाहता हूँ। देख सकते हो आप कि क्वेश्चन बिल्कुल यही बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, जो कि 10 है संख्या, तो आप वही क्वेश्चन है दोस्तों। यह वह क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लघु उत्तरीय प्रश्नों के, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं, उनका आंसर दे रहा हूँ दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। यानी कि पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई तथा इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों। तो इसका आंसर आपके सामने दिया गया है, बिल्कुल कम शब्दों में और आसान भाषा में दोस्तों। तो मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। उत्तर में लिखना है आपको, फ्रांस की क्रांति 1889 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1889 में हुई थी। इसका मुख्य कारण वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता थी। ठीक है दोस्तों, उस वहाँ जो फ्रांस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता थी, इसलिए वहाँ पे ये क्रांति हुई 1789 में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद क्या कह रहा है, आर्थिक राजनीति जो असमानता थी उसके कारण यह क्रांति हुई। राजा लुई 14वीं, ठीक है दोस्तों, राजा लुई, यहाँ का वहाँ का राजा कौन था? लुई था। लुई 14वीं की निरंकुश नीतियाँ, यानी कि जो निरंकुश यानी कि तानाशाह टाइप का था। ठीक है दोस्तों, निरंकुश नीतियाँ भारी कर, ठीक है दोस्तों, यानी कि निरंकुश यानी कि कोई किसी पर दया नहीं थी उसको, और भारी मात्रा में क्या था, कर प्रणाली लगा रहा था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलता था वो। कौन? लुई 14वीं। आम जनता की दयनीय स्थिति भी प्रमुख कारण थे। यानी कि इसके 2 या 3 कारण लिख सकते हो, राजनीतिक असमानता, सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता, और इसकी निरंकुश नीतियाँ, यानी कि जो किसी का भी नहीं सुनता था। ठीक है दोस्तों, और भारी कर प्रणाली भी इसका मुख्य कारण था, और जनता इससे खुश नहीं थी। जनता की दयनीय स्थिति, जब जनता को दुख होगा तो वो इसे क्यों बनाएगा राजा, इससे तो क्रोधित होगी जनता। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका कारण था। तो बिल्कुल आसान शब्दों में हमने जाना इसका कारण दोस्तों। अब क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास अगला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ है उसके उदय उदय में, ठीक है दोस्तों, यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुए थे उसके उदय में जर्मनी तथा इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। ठीक है दोस्तों, इसका हमारे पास आंसर दिया गया है बिल्कुल आसान शब्दों में और सरल भाषा में। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, कि जर्मनी और इटली ने, ठीक है दोस्तों, जर्मनी और इटली के एकीकरण ने यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन 2 देशों में क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तो इस प्रकार से यूरोप में भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया इन 2 क्रांतियों ने या एकीकरण ने। ठीक है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। ठीक है दोस्तों, एकीकरण 1871 में बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। किसके? ओटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। ठीक है दोस्तों, जबकि इटली का एकीकरण 1870 में गोरिबाल्डी, कैबूर और मैजिनी के प्रयासों से हुआ। यानी कि इन 3 लोगों का इसमें ज़्यादा योगदान था, और यहाँ पे ओटोमन बिस्मार्क का था सबसे ज़्यादा योगदान। ठीक है, तो इसके बाद क्या कह रहा है कि इन घटनाओं से राष्ट्रीयता, ठीक है, तो इन घटनाओं से राष्ट्रीयता की भावना क्या हुई, मजबूत हुई, जिससे यूरोप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, इसी कारण यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर छा गई। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका राइट आंसर था दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि तो
तो ये क्वेश्चन क्या है कि नाबोन्मेषण संसाधन क्या है। ठीक है दोस्तों, नाबोन्मेषण संसाधन क्या है, इसके किन किन भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि नाबोन्मेषण संसाधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भाग हैं नाबोन्मेषण संसाधन में। ठीक है दोस्तों, उसका हम राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारे पास दिया गया है दोस्तों। नाबोन्मेषण संसाधन वे संसाधन होते हैं, कौन से संसाधन होते हैं, वे संसाधन होते हैं जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक तकनीकी और विकास से उत्पन्न होते हैं, नाबोन्मेषण उत्पादन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है इसके मुख्य दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मानव संसाधन, ठीक है दोस्तों, और दूसरा है तकनीकी संसाधन। तो कितना सस्ता आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि वो कह रहा है कि भारत में जितने वन हैं उनकी विशेषताएं बताइए, यानी कि भारत के में उपस्थित वनों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसकी विशेषताएं यानी कि अच्छाइयाँ बतानी है आपको भारतीय वनों की। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, भारतीय वनों की मुख्य विशेषताएं। पहले आपको ये इस प्रकार से लिख लेना है दोस्तों। इसके बाद पहली जो विशेषता बतानी है आपको, भौगोलिक विविधता के अनुसार विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमारे यहाँ हर क्षेत्र में हर प्रकार का पौधा पाया जाता है दोस्तों, और उसी प्रकार के जंगल भी होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भौगोलिक विविधता यानी कि जो वातावरण है जो विभिन्न प्रकार का है हमारे यहाँ। कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, तो कहीं नीम का वृक्ष ज़्यादा होता है, तो कहीं पीपल का वृक्ष। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसके अनुसार विभिन्न प्रकार के वन भी पाए जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी दूसरी विशेषता क्या है। दूसरी विशेषता है कि उष्ण कटिबंधीय शीत शी, शीतोष्ण और शीत। ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण और शीत प्रकार की वो पाई जाती है हमारे पास। कटिबंधीय वनों का वितरण यानी कि हमारे यहाँ ठंडे ठंडे वन भी पाए जाते हैं और गर्म वन भी पाए जाते हैं, इस प्रकार से कहना चाहता है। अब देखते हैं दोस्तों अगर तीसरी विशेषता क्या है। तीसरी जलवायु और मिट्टी के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता, यानी कि हमारे भारत में जलवायु क्या है, विविध है, यानी कि कहीं गर्मी तो कहीं सर्दी। दोस्तों मिट्टी के अनुसार हमारे देश में मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, जो मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और वनस्पति की विभिन्नता के कारण हमारे यहाँ वन अलग अलग पाए जाते हैं, यह उसकी विशेषता है हमारे भारत के वनों की। अब देखते हैं अन्य जीवों, वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि जो वन होते हैं जीवों का क्या होता है, निवास होता है, निवास स्थान होता है। वन्य जीव जहाँ वन में रहने वाले जीव क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाते हैं, वृक्ष निभाते हैं, जो कि ऑक्सीजन का सबसे बड़े पूरक होते हैं दोस्तों, पौधे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से आंसर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, यानी कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए, यानी कि गठबंधन से क्या आता है, इस पर प्रकाश डालिए। जैसा एक गठबंधन का उदाहरण हम दे सकते हैं आपको कि जैसे एनडीए और इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये दो गठबंधन है वर्तमान में हमारे देश में। अब देखते हैं इसका आंसर दोस्तों, बिल्कुल सरल तरीके से इसका आंसर देखेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर जो हमारे पास दिया जा रहा है दोस्तों, यह है गठबंधन सरकार वह सरकार होती है, गठबंधन सरकार ऐसी सरकार होती है आप कह सकते हो कि जो किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले। ठीक है दोस्तों, जो किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिलने की स्थिति में, यानी कि जब किसी की सीटें कम पड़ जाती हैं तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, में दलों के सहयोग से बनाए जाते हैं, यानी कि यदि कोई दल के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है तो वह दूसरे दलों से क्या कर सकता है, सहयोग कर सकता है। जैसा कि हमारे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था दोस्तों, तो इसलिए उन्होंने नीतीश और जेडीयू की जो बोली थी, क्या बोलते हैं, गठबंधन किया था दोस्तों। एनडीए गठबंधन की सरकार वर्तमान में हमारे यहाँ चल रही है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में सहयोग से बनाई जाती है, यह सरकार कैसी सहयोग से बनाई जाती है दोस्तों। इसमें विभिन्न दल सरकार में शामिल होते हैं, जैसा कि एनडीए में 3 दल प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, इसमें विभिन्न दल सरकार में शामिल होते हैं और
नीतिगत फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, यानी कि उनको जो दल उनके साथ शामिल हुए हैं उनको उनके अनुसार कार्य करने का मौका मिलता है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर था दोस्तों। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इतने बिल्कुल आसान है दोस्तों। भारत में संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता के बारे में बताइए। यानी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों, भारत जो संघ बनाकर रहता है, हमारे देश में 29 राज्य हैं, तो ये कैसा है, संघीय राज्य है हमारा दोस्तों। हमारा भारत कैसा है, संघीय व्यवस्था से परिपक्व है। तो वह बेल्जियम से किस प्रकार से मिलता जुलता है और किस प्रकार से नहीं मिलता है, और उसकी विशेषता बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो उत्तर डाल के हमको लिखना है कि मिलती जुलती विशेषताएं किस प्रकार से हैं दोस्तों। मिलती जुलती विशेषताएं, इसको आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिख देना है दोस्तों। मिलती जुलती विशेषताओं को, दोनों देशों में संघीय ढांचा, ठीक है दोस्तों, दोनों देशों में संघीय ढांचा जहां शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोनों देशों में ये क्या है, समानता है दोस्तों। अलग विशेषता क्या है, यानी कि अलग क्या है, ये तो हो गई समानता, ठीक है दोस्तों। अब अलग क्या है, बेल्जियम में सांस्कृतिक विविधता के आधार पर शक्ति विभाजन अधिक स्पष्ट है। यानी कि बेल्जियम में जो होता है सांस्कृतिक विविधता है, यानी कि जो संस्कृति में जो विभिन्नता पाई जाती है उसके आधार पर शक्ति का विभाजन अधिक स्पष्ट है। जबकि भारत में प्राथमिक, ठीक है दोस्तों, जबकि भारत में प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कि एक विकसित देश की क्या विशेषता होती है। एक विकासशील देश की विशेषता बताइए। यानी कि आप देखते हैं विकासशील देश की विशेषता क्या होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारे पास दिया जा रहा है दोस्तों कि एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। वो कौन कौन सी हैं दोस्तों, कम प्रति व्यक्ति आय, यह उसकी पहली विशेषता होती है विकासशील देश की। और उच्च जनसंख्या में वृद्धि दर, ठीक है दोस्तों, उच्च जनसंख्या में वृद्धि दर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या उस देश में पाई जाती है दोस्तों। कृषि पर निर्भरता, विकासशील देश में क्या होता है कि कृषि पर निर्भरता बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारे देश भी क्या है, विकासशील देश है, ठीक है दोस्तों। हमारा इंडिया में कम प्रति व्यक्ति आय है, ये हमारे देश से मिलता जुलता है। वो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है दूसरा, द्वितीय स्थान है हमारा जनसंख्या के मामले में हमारे देश का, ठीक है दोस्तों। कृषि पर निर्भरता, हमारा देश 50% से अधिक कृषि पर आधारित है उसकी अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं औद्योगिकरण की धीमी गति, हमारे देश में क्या है, औद्योगिकरण की क्या है, धीमी गति है दोस्तों। ये भी हमारा दोस्त इसलिए क्या है, विकासशील देश है। आधारभूत संरचना का अभाव, ठीक है दोस्तों, आधारभूत संरचना का अभाव होता है दोस्तों ऐसे देशों में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे दोस्तों। असमानता का वितरण होता है, असमानता का आय वितरण, असमान आय वितरण, ये छठवीं विशेषता है दोस्तों। असमान यानी कि किसी को एक जैसा नहीं रहते हैं, कोई विकासशील ज़्यादा है, किसी के पास ज़्यादा पैसे है, कोई किसी के पास कम है, इसका मतलब ये हो गई छठी विशेषता। अब देखते हैं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों में, ठीक है दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आप क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। अब उत्तर डाल के आपको लिखना है दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, पहले ये देख लेते हैं दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है दोस्तों, वानिकी, खनन शामिल होते हैं। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य और वानिकी, खनन शामिल होते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, यह पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित होती है दोस्तों। अब देखते हैं इस पर मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं होता है दोस्तों। अगर प्रकृति सोचे तो उसे अच्छी तरह से कर सकती है और प्रकृति सोचे तो उसे बिगाड़ भी सकती है। यह क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो मनुष्य के अंडर में आता है दोस्तों। इसमें क्या है, विनिर्माण, विनिर्माण उद्योग, ठीक है दोस्तों। विनिर्माण का मतलब क्या होता है, यदि हमारी बस्ती कोई, जैसे हम कोई प्लास्टिक की चीज़ यूज करते हैं उसको हम कपाड़ में बेच देते, तो उसी प्लास्टिक मटेरियल से जो हमारे लिए काम का नहीं उससे दूसरा मटेरियल बनाया जाता है, ये क्या होता है, विनिर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। ये विनिर्माण कहलाता है। औद्योगिक यानी कि उद्योग, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह चलती है। निर्माण यानी कि घर मकान, ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये मनुष्य के अंतर्गत आता है, इसे हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं दोस्तों। और कारखाना दोस्तों, फैक्ट्री तथा कारखाना,
तो दोस्तों और एक बात कि कच्चे माल को उपयोगी उत्पादों में बदलना, यह मनुष्य के अंतर्गत आता है। ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों आप देखते हैं भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 विशेषताएं। ठीक है, तो आप देखते हैं, सॉरी दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियां, यानी कि जो हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी 6 कमियां कौन कौन सी हैं, जिसके कारण यह व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल पा रही है। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या वो भ्रष्टाचार और कालाबाजारी। इसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, बदनाम है दोस्तों। और देखते हैं अगला, उचित लाभार्थियों तक खाद्यान्न न पहुंचना। जो व्यक्ति इसके योग्य होते हैं, इसको पाने के योग्य होते हैं, वो इसको पा नहीं पाते। तो दोस्तों तीसरा है कि निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न। ठीक है दोस्तों, निम्न गुणवत्ता का क्या होता है, खाद्यान्न। अब देखते हैं चौथी जो कमी होती है, भंडार और वितरण में खराबी, यानी कि जो हमें दिया जाता है वह क्या होता है, भंडार और वितरण में खराबी। अब देखते हैं राशन कार्ड प्रणाली की कमियां, यह इसकी सबसे बड़ी कमी है दोस्तों। प्रशासनिक लापरवाही और अनियमितता। ठीक है दोस्तों, और अनियमितता, यह क्या है, इसकी बुराइयां हैं दोस्तों। तो अच्छा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।